Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Today we will discuss about the fourth colligative property, which is called as osmosis or osmotic pressure. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, और इसी तरह एंड पे हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, कि वो मेम्ब्रेन्स जो कि कुछ पार्टिकल्स को तो पास आउट होने दें और कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास आउट ना होने दें, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। एनिमल मेम्ब्रेन होती है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, या हम लेबॉर्ट्री में भी डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को बना सकते हैं। अब क्या है, अगर एक तरफ हमारे पास क्या हो, प्योर सॉल्वेंट हो, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है, उसी सॉल्वेंट का अंदर हम लोग क्या ऐड कर दें कि कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दें तो उसका वो सोल्यूशन बन जाएगा। अब एक तरफ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो कि जो सोल्यूशन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड है एक दूसरे से, तो क्या होगा, आपको पता है कि जो जो डाइल्यूट है, हमारे पास डाइल्यूट कौन सी चीज़ है, जो कि प्योर सॉल्वेंट है, और कंसनट्रेटेड हमारे पास क्या है कि जिसके अंदर हमने वो ऐड किया हुआ है सलूट भी। तो क्या हो सकता है कि सलूट पार्टिकल्स तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से मूव नहीं कर सकते या बहुत कम मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका हमें पता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का साइज जो है वो सलूट पार्टिकल के लिहाज से बहुत छोटा होता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं उनके अंदर से इजीली पास आउट हो सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट जो कि प्योर सॉल्वेंट की जो सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। यहाँ हमारे पास क्या हो सकता है कि एक साइड पे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी साइड पे सॉल्यूशन है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है और एक साइड पे हमारे पास जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। तो क्या है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट जो है ज़्यादा है और जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ पे सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट जिस साइड पे ज़्यादा होगा वो दूसरी साइड की तरफ मूव कर रहा होगा, लेकिन दरमियान में हमारे पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, या जो है प्योर सॉल्वेंट से या डाइल्यूट सॉल्यूशन से हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करे, या फिर जो सिंपली हम ये कह दें कि सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट जो है वो हमारे पास ऑस्मोसिस कहलाती है, और दरमियान में हमारे पास ये किस मेम्ब्रेन से पास आउट कर रहे हैं, वो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है तो वो उसको थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करता जा रहा है, कि उसके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट जो है हमारे पास ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, when when a solution is separated from its pure solvent by a semi permeable membrane, then होता क्या है, हमारे पास दिस सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। जिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे बाय देयर बाय डाइल्यूटिंग इट, और जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि उसको ये डाइल्यूट करें। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Osmosis is also observed when two solutions having different concentration are separated by each other by a semi-permeable membrane। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि एक साइड पे सॉल्वेंट हो और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन है, तो ये उसी टाइम ही होगा, लेकिन ये उस टाइम भी हो सकता है हमारे पास कि एक साइड पे हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो और दूसरी साइड पे हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे पास क्या है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, अंडर दीज कंडीशन दिस सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जो यानी कि जो इसकी कंसंट्रेशन कम है, जो डाइल्यूट है, पास थ्रू द मेम्ब्रेन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, के हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ ये मूव करता रहेगा until the solution on the both side of the membrane attain a uniform concentration। उस टाइम तक सॉल्वेंट पार्टिकल्स उस टाइम तक सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमारे पास जो है वो मूव करते रहेंगे जब तक हमारे पास दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म ना हो जाए।
ठीक है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस को कि ये ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, द प्रोसेस बाय विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a pure solvent into solution or from a dilute solution into more concentrated solution is called the osmosis। कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्यूशन में चले जाएं, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आउट कर दें और वो जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। और ऑस्मोसिस का अगर हम डी मीनिंग देखें तो ऑस्मोस इज इक्वल टू पुश, यानी कि जो पुश लगा रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ, उस पुश को, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में ऑस्मोसिस है। अब होता क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पार्टिकल साइज जो है सोल्यूट की निस्बत कम होता है, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों साइड से मूव कर रहे हैं, कि प्योर सॉल्वेंट की तरफ से भी मूव करें और जो जो सॉल्यूशन है उधर से भी मूव करें। लेकिन अब सॉल्वेंट जो है, जो प्योर सॉल्वेंट है, वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा फोर्स हमें क्या लग रही होगी कि ज़्यादा हमें यही शो हो रहा होता है कि जस्ट एंड जस्ट कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो प्योर सॉल्वेंट की साइड से, या अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी तरफ से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या सिंपल आप ये कह लें कि सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में दोनों साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है, लेकिन दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। Actually, the solvent molecule pass through the membrane from the both side in opposite direction, but the rate of flow of solvent molecule is more from the solvent to the solution। कि जो rate of flow है जो solvent की तरफ से जो solution की तरफ molecules का है वो ज़्यादा है, और या फिर हम ये कह सकते हैं फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का फ्लो ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हिट द मेम्ब्रेन पर यूनिट टाइम ऑन द सॉल्वेंट साइड और ऑन द डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड, के ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं हमारे पास सॉल्वेंट के इस साइड पे, तो ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास आउट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू the solution side or the more concentrated solution side। The net movement of solvent molecule from the pure solvent into solution or from the dilute solution into concentrated solution continues, ये चलती रहती है कि मूवमेंट, ठीक है, until the two sides reach equal concentration, यानी कि उनके दरमियान में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। उस टाइम तक ये मूवमेंट चलती रहती है जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आती। The pressure exerted when the equilibrium is reached is called the osmotic pressure of the solution। जब हमारे पास दोनों solutions की concentration सेम हो जाएगी तो वहाँ पे जो pressure होगा, तो उस pressure को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास osmotic pressure है। हमें पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो होती हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास आउट होने दे रही है और सोल्यूट पार्टिकल्स को पास आउट नहीं होने दे रही, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब वो क्यों पास आउट नहीं होते कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के जो पोर्स हैं वो स्मॉल है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूट पार्टिकल उसके अंदर से मूव नहीं कर सकते, उसके अंदर से पास आउट नहीं हो सकते। A membrane which permits the solvent molecule and not the solute molecule to pass through it is known as a semi-permeable membrane। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर हम किस तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बना सकते हैं। नो डाउट हमारे पास नेचुरली बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो प्रेजेंट हैं हमारे पास, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन होती है, एग मेम्ब्रेन आ जाती है, और प्लांट्स की सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो हमारे पास क्या है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। या इसी तरह हमारे पास जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो कुछ पार्टिकल्स को पास आउट होने देती हैं, कुछ को नहीं होने देती। तो हम लेबॉर्ट्री में देखते हैं कि हम लेबॉर्ट्री में कैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। There are various types of the semi-permeable membrane such as animal membrane, cellulose membrane or film of copper ferrocyanide which is prepared by mixing a solution of copper sulfate। के एक solution हमारे पास क्या है, copper sulfate है, with that of the potassium ferrocyanide। अब जब हम इनको react करते हैं तो ये
इनके रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनेगा कि पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा और साथ कॉपर फेरोसाइनेट बन जाएगा। ये हमारे पास जो कॉपर फेरोसाइनेट है एक्चुअली ये जेल लाइक मटेरियल होता है, जो कि अगर हम इसको पोरस मटेरियल के ऊपर लगा दें तो क्या करेगा कि जेली लाइक स्ट्रक्चर पेश करेगा, जिसको हम ये हमारे पास क्या एक्ट कर सकता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉपर फेरोसाइनेट की जो फिल्म है, या अभी सिंपली कहने कि उसकी जेल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कैसे बना सकते हैं, हम मिक्स करें। हमारे पास जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और साथ साथ हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनेट का सोल्यूशन है। इसके मिक्सिंग से हमारे पास दो सब्सटेंस जो बन रहे हैं वो क्या है, हमारे पास कॉपर फेरोसाइनाइड और साथ साथ हमारे पास पोटाशियम सल्फेट बन रहा है। अब इसको बनाते कैसे हैं कि एक हमारे पास पॉट है जो कि पोरस है, मीन उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स हैं। जैसे हमारे पास ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे आपको पता है उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, थॉरली क्लीन एंड वॉश पोरस पॉट फिल विद द पोटाश कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ वेसल कंटेनिंग पोटाशियम फेरोसाइनाइड सोल्यूशन। अब क्या हमारे पास कि एक पोरस पॉट है, एक पोरस जो बीकर आप सिंपल फॉर्म में समझ लें, उसके अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड किया हुआ है, और दूसरी साइड पे जो लार्ज बीकर है उसके अंदर हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड का सोल्यूशन ऐड किया हुआ है। अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि इसको इसके अंदर पुट करेंगे, जो पोरस पॉट है उसको जो है दूसरे पॉट के अंदर, जो दूसरी वेसल है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा कि आयंस की मूवमेंट होगी। आयंस की मूवमेंट की वजह से कॉपर जो है वो फेरोसाइनाइड के साथ अटैच हो जाएगा, और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पोटाशियम है वो सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, और जो है हमारे पास जो है हम इसको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी बना सकते हैं, या वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोड यूज़ करके, मीन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही होगी वहाँ पे हमारे पास कॉपर जो फेरोसाइनाइड की डिपोजिशन हो जाएगी, और वो पोरस जो पोर्स हैं वो कवर हो जाएंगे इस जेली लाइक मटेरियल की वजह से। अब हम कर क्या है, thoroughly clean and wash porous pot filled with the copper sulfate solution is placed in a vessel containing the potassium sulfate potassium ferrocyanide solution, कि ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और ये हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनेट का सोल्यूशन है। द cupric and ferrocyanide ion move in opposite direction and form a gelatinous deposit of insoluble cupric ferrocyanide in the middle of the pores of the walls, कि यहाँ पे क्या है कि ये जो पोर्स हैं उनके ऊपर ये हमारे पास क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की जो जेल है ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। अगर हम इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, या अगर हम इलेक्ट्रिकल मेथड यूज़ करें तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स लगाए होंगे हमने साथ साथ, और साथ हम क्या करेंगे कि एक कोई भी बल्ब लगा के उसको चेक कर सकते हैं कि कितना करंट पास हो रहा है, या फिर हम कोई भी रिंग बेल लगा के जो है इसको चेक कर सकते हैं वो कितनी देर तक रिंग करती है। कि जब मटेरियल बन जाएगा पूरी हो जाएगी तो वहाँ पे आयंस की मूवमेंट नहीं होगी, तो मीन इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है करंट पास नहीं हो रहा, और जो है ये जो बेल है वो रिंग करना बंद हो जाए, तो हमें पता चलेगा कि पूरी की पूरी जो है हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो बन चुकी है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल मेथड विच गिव मोर कम्पैक्ट एंड स्टॉर्ट मेम्ब्रेन इज शोन इन द फिगर। ये इस फिगर में दिखाया गया कि बहुत कम्पैक्ट एंड एक्यूरेट हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन बनी होती है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल राइजेस एट द मेम्ब्रेन इज बीइंग फॉर्म, कि जैसे जैसे मेम्ब्रेन बनती जाएगी वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आयंस जो है वो कम होते जाएंगे, वो आयंस जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। एंड फाइनली रीच टू अ मैक्सिमम वैल्यू, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी, व्हेन द मेम्ब्रेन इज कम्प्लीटली फॉर्म, उस टाइम हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से बन चुकी है। एंड बेल कनेक्टेड इन दी सर्किट रिंग्स नो मोर, कि अगर हमने इसके साथ अगर बेल लगाई हुई है तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारे पास बेल की जो रिंग है वो भी बंद हो जाएगी।
It must be remembered that there is no perfect universal semi-permeable membrane serviceable for all system or for a particular system at all temperature. कि कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है ये हर तरह के मटेरियल को के लिए ये बेस्ट है, कि हम हर तरह के मटेरियल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या एक ही मेम्ब्रेन डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी सब्सटेंस को अलाउ कर सकती है, किसी को नहीं अलाउ कर सकती। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक परफेक्ट यूनिवर्सल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि ऑल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हो, ऑल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो कोई भी एक मेम्ब्रेन जो है किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर वगैरह के ऊपर तो फिजिबल हो सकती है, लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, हम टेम्परेचर चेंज कर दें, तो वो उस तरह इफेक्टिव नहीं हो सकती जैसे कि वो पहले थी। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑस्मोसिस को और ऑस्मोटिक प्रेशर को। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ऑस्मोसिस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। हम कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि the phenomena of osmosis can be demonstrated by the fastening a piece of animal bladder or cellophane membrane across the bottom of the thistle funnel। कि एक हमारे पास फनल है, उसकी जो लोअर एंड है, जो थिस्टल फनल उसको कह रहे हैं, कि उसके जो लोअर एंड है उसके साथ हम एक मेम्ब्रेन को टाइट कर देते हैं बाय एनी थ्रेड। ये एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, कोई भी सेलुलोज की मेम्ब्रेन हो सकती है, या इवन एग एग की मेम्ब्रेन हो सकती है। अब जैसे ही हम एग का शेल उतारते हैं, जिसका छिलका है, उसके नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एक्चुअली वो भी हमारे पास जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब जब हमने इस थिस्टल फनल का लोअर एंड पे एक मेम्ब्रेन लगा दी, तो हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन ऐड कर दें और दूसरी साइड पे हम इसको एक पॉट के अंदर या एक वेसल के अंदर रख दें जिसके अंदर सॉल्वेंट है, तो क्या हमने कहा कि ऑस्मोसिस का क्या प्रोसेस है कि जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर ऐड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसका लेवल पहले इतना था, फर्ज करें इतना था, तो इंक्रीज होके थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का के अंदर जो सोल्यूशन है उसका इतना लेवल है तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, डाइल्यूट कर रहा है इसको। अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन of aqueous sugar is added in the thistle funnel which is then immersed into the कंटेनर ऑफ द प्योर वाटर। कि हमने जो थिस्टर फनल है जिसको के एंड पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर रहे हैं कि शुगर का जो चीनी का एक्वा सोल्यूशन बनाया हुआ वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम पानी के अंदर ऐड पानी वाले वेसल के अंदर ऐड कर देते हैं। The osmosis take place through the semi-permeable membrane from water to the sugar solution. The height of solution in the stem of the thistle funnel rises। के उसके solution की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि उसके अंदर वाटर ऐड हो रहा है। अनटिल द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वलाइज द प्रेशर ड्राइविंग द वाटर इनटू द सॉल्यूशन। अब उस टाइम तक ये चलता रहेगा कि जब तक ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, अपर वाले पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से जो लोअर वाले पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर ना एग्जर्ट करते रहें। हो क्या रहा है कि ऑस्मोसिस की वजह से एक प्रेशर इधर से जा रहा है वाटर की वजह से। अब जो दूसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आ रहा है वो क्यों आ रहा है कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, ऊपर पार्टिकल्स हैं, वो नीचे वाले पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, प्रेशर कर रहे हैं, जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रेशर क्या है, जब तक इक्वल नहीं होते उस टाइम तक ये सारा के सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, the height of solution in the stem of the thistle funnel rises until the hydrostatic pressure equalize the pressure driving the water into the solution। के osmotic pressure जो है ये osmosis की वजह से जो pressure है और hydrostatic जो pressure है equal जब तक नहीं होता तो ये process चलता रहता है। this pressure is the osmotic osmotic pressure कि जितना राइज हुआ हमारे पास जो है सोल्यूशन, वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास
कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये जो है वो इसमें राइज आ रहा है, एंड इज मेजर बाय द हाइट ऑफ टू विच द सोल्यूशन विल राइज। ठीक है, तो जितना सोल्यूशन राइज हो रहा है वो हमें बता देगा कि उतना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द इक्विवेलेंट टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कि इक्वल है, विच इज प्रोड्यूस व्हेन द सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऊपर से एक्सर्ट होगा वो डिपेंड करेगा कितना हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, या ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर हो रहा है, कितना वॉल्यूम जो है हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि ये इक्वल है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी इक्वल आ जाता है, कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमारे पास ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जब तक वो इक्वल नहीं होता ये प्रोसेस चलता रहता है, और उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। Osmosis can also be counteracted by the application of the external pressure on the solution। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि सॉल्यूशन की जो लेवल था वो उतना ही रहे, कि वाटर की एडिशन या सॉल्वेंट की एडिशन की वजह से उसका लेवल राइज ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू कर दें, मीन पिस्टन की के साथ साथ जो है प्रेशर लगाना शुरू कर दें। तो जितना हम प्रेशर लगाएंगे, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे वो हमें बताएगा कि ये हमारे पास कितना हमारे पास osmotic pressure था। ठीक है, the osmosis can also be counteracted by the application of the external pressure on the solution। the external pressure may be adjusted so as to prevent the osmosis of the pure water into the solution। अभी हम क्यों लगा रहे हैं कि इसलिए लगा रहे हैं कि हम जो वाटर जो है वो प्योर जो सॉल्वेंट है उसको सोल्यूशन के अंदर ऐड ना होने दें। दिस प्रोवाइड अनदर डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, कि इसकी वजह से हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, कि ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइन एज एन इक्विवेलेंट टू द एक्सेस ऑफ प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, कि जितना हम प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम अ प्योर वाटर, कि प्योर वाटर से या लो कंसंट्रेशन की तरफ से जो हमारे पास जो है सॉल्वेंट ऐड हो रहा है उसको रोकने के लिए जो प्रेशर हम सॉल्यूशन के ऊपर लगाएंगे वो प्रेशर हमारे पास क्या आ जाता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब हम देखते हैं कि हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से मेथड यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना हमारे पास जो है किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। The experimental determination of the osmotic pressure. There are various methods employed for the measurement of the osmotic pressure. The first method is called the Pfeffer's method. The apparatus in this method consists of a porous pot with the कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन। हमने पीछे देख लिया कि हम कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन को कैसे बना रहे हैं, जो कि डिपॉजिट हुई है इसकी वॉल्स के ऊपर, कि ये हमारे पास पोरस पॉट है उसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर क्या है हमारे पास कॉपर फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन डिपॉजिट हुई है, एंड हैविंग अ ग्लास टॉप सीमेंटेड ऑन इट। अब ऊपर क्या है हमारे पास कि उसके ऊपर क्या ग्लास की एक रॉड लगी हुई है इस साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है ये मैनोमीटर के साथ जो है कनेक्टेड है, कि यहाँ पे अगर मर्करी का लेवल चेंज हो रहा है तो वो हमें यहाँ से आइडिया देगा कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है। दी ग्लास टॉप एंड इन अ थिन ट्यूब टी, कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब आ रही है एंड कैरीज अ मैनोमीटर इन दी साइड, के यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक मैनोमीटर भी साइड पे लगा हुआ है। द सॉल्यूशन अंडर एग्जामिनेशन इज एडेड इनटू द पॉट थ्रू द ट्यूब टी। हम क्या कर रहे हैं इस ट्यूब के थ्रू जो है जो जिस सॉल्यूशन को मेजर करना है वो ऐड कर रहे हैं, विच इज़ देन सील्ड ऑफ। हमने क्या किया कि पहले सॉल्यूशन को ऐड कर दें और उसके बाद इसको सील ऑफ कर दें। The pot is now placed in a vessel containing the water and kept as at constant temperature, कि इसको एक constant temperature के ऊपर जो है जो वाटर है जो सॉल्वेंट है उसके अंदर रख दें।
Due to the osmosis, this solvent entered through the membrane into the porous part के porous part के अंदर वो enter होगा। अब ये जो porous part हमारे पास है वो actual में semi permeable membrane के तौर पे act करें। In a few days, a steady pressure will be developed in the pot and the magnitude of which can be read ऑन दी मैनोमीटर। ठीक है, कि उसकी कितनी मैग्नीट्यूड है, कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ था, वो हम क्या कर सकते हैं कि मैनोमीटर से के लेवल से मेजर कर सकते हैं। अब इस मेथड में डिफेक्ट क्या था? इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर। कि इक्विलिब्रियम प्रेशर एस्टेब्लिश करने के लिए क्या होगा कि लॉन्ग टाइम चाहिए कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोसिस के इक्वल हो जाए। ठीक है, a high hydrostatic pressure sometimes rupture the semi permeable membrane। sometime क्या होता है कि ये जो semi permeable membrane है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, कि ये हाई जो प्रेशर है हमारे पास सॉल्यूशंस के अंदर। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड। The FIFER method was improved by the Morse and Fraser. They use electrolytically डिपॉजिटेड कॉपर फेरोसाइनेट मेम्ब्रेन। पहले क्या था कि हमने जस्ट वैसे ही उसको मेम्ब्रेन करने के बजाय कि इसको डिपॉजिट किया जाए इलेक्ट्रिकल मेथड से, इलेक्ट्रिकल जो डेपोजिशन मेथड था उसके थ्रू ये मेम्ब्रेन प्रोड्यूस की जाए तो वो कम्पैक्ट भी होती है और ज़्यादा अरसे तक वो चलती भी है। अब पोरस पार्ट विद द कॉपर फेरोसाइनेट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकली डिपॉजिटेड इन इट्स वॉल इज प्लेस इनसाइड अ ब्रॉन्ज सिलेंडर। कि एक सिलेंडर के अंदर हम लोग इसको रख रहे हैं कि और वो पोरस पार्ट को जिसके ऊपर हमारे पास फेरोसाइनेट की मेम्ब्रेन लगी हुई है, विच इज़ firmly attached to a मैनोमीटर। जो है उसके साथ हमारे पास क्या है? मैनोमीटर लगा हुआ। वाटर इज टेकन इन दी पोरस पार्ट। हमारे पास क्या है? वाटर को हम एक पोरस पार्ट के अंदर ले लेते हैं कि ये हमारे पास पोरस पार्ट while the outer cylinder is filled with this solution। के इस पोरस पार्ट के अंदर वाटर है और आउटर सिलेंडर के अंदर हमारे पास सोल्यूशन है। तो क्या होगा कि वाटर क्या है यहाँ इस पोरस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल के यहाँ सोल्यूशन के अंदर जा रहा होगा और जब सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ से जो है मैनोमीटर की रीडिंग के अंदर चेंज आएगा। या इसी तरह यहाँ पे अगर लेवल वाटर का इतना है तो जब वाटर यहाँ से मूव होके इधर जा रहा है तो इस लेवल के अंदर भी डिक्रीज आएगा। तो यहाँ से भी हमें आइडिया हो सकता है कि कितना वाटर जो है उसके अंदर ऐड हुआ है सोल्यूशन के अंदर। Water is taken in the porous part while the outer cylinder is filled with the solution. Since in this case the pressure on either side of the semi-permeable membrane is equal, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे हमारे पास प्रेशर इक्वल आ रहा है कि इधर से ये प्रेशर कर रहा है और इधर से सोल्यूशन वाला भी प्रेशर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है दिस मेम्ब्रेन कैन बी विद स्टैंड अ हायर प्रेशर इन द रिवर्स डायरेक्शन। के दोनों डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर की वजह से ये ज़्यादा देर तक हमारे पास सही रहती है और ये ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त भी कर सकते हैं। विद दिस apparatus a pressure up to 300 atm कैन बी obtained इन अ फ्यू आवर्स। कि फ्यू आवर्स में ये जो मेम्ब्रेन है इलेक्ट्रिकली अगर डिपॉजिट होगी तो इजीली हम इसको जल्दी भी अटेन कर सकते हैं प्रेशर को। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है? बर्कले एंड हर्टलेस मेथड। बर्कले एंड हर्टले applied this technique by applying the external pressure by means of pump of the solution on the solution which is जस्ट इनफ टू प्रिवेंट दी ऑस्मोसिस। के ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नली प्रेशर भी अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह अप्लाई कर रहे हैं? पिस्टन जब वाटर जब ऐड हो रहा है सोल्यूशन के अंदर तो अगर हमने इस हाथ में पिस्टन एक लगाया हुआ है तो क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो अगर उसके ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर ऐड कर दें तो क्या करेगा? वो वापस सोल्यूशन को मूव करेगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए। तो जितना हम प्रेशर लगा रहे होंगे तो वहाँ से हमें उसके बारे में आइडिया मिल सकता है कि कितना हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। The apparatus consists of a porcelain tube with the copper ferrocyanide membrane electronically deposited in its wall। के हमारे पास एक porous tube है जिसके अंदर copper ferrocyanide की membrane लगी हुई है and is placed
coaxially inside a bigger metallic cylinder, कि वो एक bigger metallic cylinder के अंदर इसको attach किया हुआ है हमारे पास horizontally. The porcelain tube is fitted with the reservoir of pure solvent, जो कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या लेस कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन है उसको भी वो हो सकता है, उसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है. एट वन एंड द कैपिलरी ट्यूब एट द अदर, इसके अंदर एक साइड पे क्या है कि वाटर है, वाटर की का रिजर्वायर है, दूसरी साइड हमने इसकी कैपिलरी लगाई हुई है. द पोर्सलिन ट्यूब इज फिटेड विद द रिजर्वायर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन वन एंड दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो कैपिलरी ट्यूब लगी है. मैकेनिकल प्रेशर कैन बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन विद द पिस्टन कनेक्टेड टू द प्रेशर गॉज. यहाँ पे हमारे पास पिस्टन लगा होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मैकेनिकल गॉज की वजह से हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर. The inner porcelain tube is filled with the pure solvent, कि ये pure solvent से fill है, चाहे वो water भी हो सकता है, and the cylinder with the solution whose osmotic pressure is to be determined, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो solution है वो वाला आ जाएगा. As a result of osmosis, solvent from the porcelain tube pass into the solution and the indicator level falls in the capillary. और यहाँ पे जो capillary है उसके अंदर क्या आएगा, पानी इधर को मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. The pressure is then applied through the piston and thus the solvent is forced back into the tube until the indicator show the initial level. कि क्या था कि पहले यहाँ से अगर ये यहाँ तक आ गया है तो हम क्या करेंगे, इस साइड से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे जो पानी का लेवल नीचे आया था वो दोबारा ऊपर चला जाए. The pressure applied to restore this initial level is taken as the osmotic pressure. कि कितना ये हम प्रेशर लगा रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे पास उसके osmotic pressure की इक्वल हो जाएगा, which can be measured by the pressure gauge attached to the outer cylinder. कि वो हम मेजर कर लेंगे कि कितना हमारे पास प्रेशर जो है हमने लगाया है उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए. अब हमारे पास फोर्थ मेथड है ऑस्मोसिस को डिटरमिन करने के लिए. ये मेथड हमारे पास द पोरस डिस्क मेथड. दिस मेथड वाज सजेस्टेड बाय टाउनसेंड इन 1928 and improved by the F.T. Martin and L.H. Shields in 1931. It is based on the principle that the surface of the solution act as a semi-permeable membrane. कि यहाँ हमारे पास जो surface of solution है वो किस क्या act कर रही है, हमारे पास semi-permeable membrane के तौर पे act कर रही है. The essential part of the apparatus is a porous disc D. यहाँ पे हमारे पास एक porous सी disc लगी हुई है यहाँ पे, जिसको हम D कह रहे हैं, made from a mixture of special clay, के जो क्ले और जो है पाउडर पायरक्स ग्लास के से बनी हुई है. इसके अंदर पोर्स हैं, ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये पोरस डिस्क है. विच इज फिक्स्ड इन अ पायरस ग्लास फनल टी, के और एक फनल के साथ अटैच है यहाँ पे जिसको हम टी कह रहे हैं. एंड द फनल इन टर्न इज फिक्स विद द बल्ब बी विच कैन बी कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप. अब जो ये फनल है ये किसके साथ है, एक बी बल्ब के साथ कनेक्ट है, और साथ साथ हमारे पास वैक्यूम पंप है कि सारे की सारी एयर को वहाँ से रिमूव करने के लिए. अब हमारे पास जो लोअर एंड है हम देखते हैं वो किस चीज़ के साथ कनेक्ट है. द लोअर एंड ऑफ द फनल इज एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिलरी, के कैपिलरी की तरह ये हमारे पास नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, और ये कैपिलरी जो है वो मर्करी के बल्ब के साथ अटैच है. The lower end of the funnel is extended in the form of a capillary to the mercury bulb V. The solution under the test is placed in the bulb B. जो solution है वो हम यहाँ पे रखेंगे कि B के अंदर, बल्ब के अंदर, और जो डिस्क से नीचे हमारे पास क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पे. The solution under the test is placed in the bulb B and the solvent is present below the porous disc in the funnel. The air is completely removed from the apparatus with the help of vacuum pump. कि हम vacuum pump की वजह से यहाँ से air निकाल देंगे. solution हमारे पास क्या है, B के अंदर है, और जो porous disc है उसके नीचे हमारे पास जो funnel के अंदर है वो pure
सॉल्वेंट आ जाएगा हमारे पास। अटेंशन इज अप्लाइड मीन प्रेशर सा एक्सर्ट हो रहा होगा। अटेंशन इज अप्लाइड ऑन द सॉल्वेंट बाय लोवरिंग और राइजिंग द मर्करी बल्ब। अगर हम इस बल्ब को मूव करें तो यहाँ पे क्या होगा, मर्करी की मूवमेंट होगी, उसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे वाटर की भी मूवमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। As the porous vapor pressure of the solvent is higher than that of the solution, हमें पता है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। द सॉल्वेंट विल evaporate through the porous disc into the outer bulb। अब जब वेपर प्रेशर हमारे पास सॉल्वेंट का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो हैं वो evaporate होना शुरू हो जाएंगे पोरस डिस्क के अंदर से, और जो कहाँ जाएंगे, वो जो बी बल्ब था वो आउटर बल्ब के अंदर चल जाएंगे। As a result, an upper movement of the mercury meniscus will also observe। जब वाटर वहाँ से मूव हो रहा है तो उसकी जगह लेने के लिए क्या हो रहा है कि मर्करी आ रही है। ठीक है, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस मेनिस्कस विल हाउएवर डिपेंड अपॉन द टेंशन अप्लाइड, कि हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है उसकी बेस पे ये जो है हमें पता चल देगा कि कितना वो मेनिस्कस मूव किया है या कितना वाटर मूव किया है। बाय ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ मूवमेंट up and down of this meniscus when different tension is applied, the value is found by extrapolation when there is no movement of the meniscus। के हम पहले इसको देखेंगे अप और डाउन करके देखेंगे, और वो meniscus या वो टाइम टेंशन चेक करेंगे जिसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही। In the other word, the osmotic pressure is the negative pressure which must be applied to the solvent in order to reduce its vapor pressure to that of the solution। कि अगर हम या तो solution पे अप्लाई कर रहे थे कि उसको सॉल्वेंट को रोके उसको प्रिवेंट करें मूवमेंट से, या अगर हम सॉल्वेंट पे अप्लाई कर दें कि सॉल्वेंट पे अप्लाई करें तो इसलिए हम इसको नेगेटिव प्रेशर करें कि सॉल्वेंट पे अप्लाई किया कि वो उसके जो है वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर सके, ताकि वो जो है उसके वेपर जो है सॉल्व सोल्यूशन के अंदर ना जा सके। तो इसलिए हम यहाँ पे अब ये सॉल्वेंट के ऊपर लगा रहे हैं प्रेशर, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर है। ये मेथड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सुपीरियर है अदर मेथड्स की वजह के से, superiority of porous disc method, it eliminates the use of copper ferrocyanide membrane। कि इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन नहीं यूज़ की गई, बल्कि हमने क्या किया गया था कि पोरस क्ले से बनी और पायरस ग्लास से बनी हुई एक डिस्क यूज़ की है, ठीक है। It is particularly useful in the case of non-aqueous solvent where the copper ferrocyanide membrane does not work at all। कि इसको हम जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करते थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती थी, फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन जो थी, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन वो वर्क नहीं करती थी प्रॉपर, ठीक है। तो जब हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करने हैं, वो पानी की बजाय कोई और सॉल्वेंट यूज़ करने हैं, तो हम इसको इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने कुछ टर्म पढ़ी होंगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और जो है हाइपो एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं कि जब दो सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में एक दूसरे से सेपरेट आउट हैं, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन एक हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। when two solutions are separated by a semi permeable membrane and there is a no flow of water across the membrane, कि वाटर का फ्लो क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। the solution are said to be isotonic if the membrane is completely semi permeable। isotonic solution are also osmotic है, उनका osmotic pressure भी क्या होगा, सेम होता है। since the osmotic pressure depend upon the number of molecules, the isotonic solution have equimolar concentration। सिंपली हमारे पास क्या है कि अगर दोनों सॉल्यूशन की सेम कंसंट्रेशन है तो क्या होगा कि जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक से जा रहे होंगे उतने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दूसरे से जा रहे होंगे, तो इसलिए जो दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो सेम होता है।
सोल्यूशन ऑफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन, इक्विमोलर कंसंट्रेशन मतलब कि जो दोनों सोल्यूशन हैं उनकी सेम कंसंट्रेशन हो। अगर एक जो है 5 मोलर है तो दूसरा भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। या सिंपली अगर एक 1 मोलर सोल्यूशन है तो दूसरा सोल्यूशन भी 1 मोलर होना चाहिए। द सोल्यूशन ऑफ इक्विमोलर कंसंट्रेशन एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, के टेम्परेचर भी दोनों का सेम होना चाहिए तो वो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। Such solution which have the same osmotic pressure at the same temperature are called this isotonic solution। कि ये इनको हम क्या कहते हैं, isotonic solution है, जहाँ से कोई भी मटेरियल ना तो उसके अंदर ऐड हो रहा है ना ही हमारे पास वहाँ से निकल रहा है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होता है कि जिसकी इंटरनल कंसंट्रेशन जो है वो कम है और जो है वाटर हमारे पास उसकी ज़्यादा हो। तो इसी तरह हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी होते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, के ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या लॉ हैं। कि जैसे हमने देखा कि आइडियल गैस के लॉज हैं, मीन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो इसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन के भी उसी तरह के लॉज हैं। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम गैस का प्रेशर ले रहे होते हैं और यहाँ सॉल्यूशन के केस में हम ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, जस्ट डिफरेंस क्या है, सॉल्यूशन के केस में हम लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और गैस के फॉर्म में जो आइडियल गैसेस हैं उनका सिंपल हम प्रेशर ले रहे होते हैं। तो उसको रिलेट कर रहे होते हैं वॉल्यूम के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ गैस पार्टिकल्स के साथ या टेम्परेचर के साथ। सिमिलरली हम ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कंसंट्रेशन या आप सिंपली वॉल्यूम कह लें उसके साथ रिलेट कर देंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम टेम्परेचर के साथ रिलेट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट करेंगे। और उसी तरह जैसे हमने क्या किया था कि सिंपल जनरल गैस इक्वेशन निकाली थी, तो यहाँ पे भी जो जनरल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो सॉल्यूशंस के लिए इक्वेशन होगी हम उसको भी देखेंगे। सो द लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर from the study of the experimental result on the osmotic pressure, the Van 't Hoff in 1886 showed that the dilute solution behave like ideal gases। जो dilute solutions हैं वो तकरीबन हमारे पास ideal gases की तरह behave कर लेते हैं। और osmotic pressure को एक symbol से represent करें जो हमारे पास क्या है, पाई है। ठीक है, तो ये पाई जो symbol है वो osmotic pressure के लिए हम use कर रहे हैं। The osmotic pressure pi and the volume V of the solution being identical to the gas pressure P and the gas volume V respectively। कि जो गैस का वॉल्यूम है और जो है वो correspond कर रहा है हमारे पास, जो वो सिमिलरली उसी तरह ही है जैसे सॉल्यूशन का प्रेशर वॉल्यूम है। इसी तरह जो सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो उसी तरह correspond कर रहा है हमारे पास जैसे है कि जैसे गैस का प्रेशर P होता है। Following this the want half postulated the following law for the dilute solution। के dilute solution के अंदर फिर वही उसी तरह की लॉ वे होंगे जो कि आइडियल गैस के लिए लॉज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, दी वांट हाफ बॉयल्स लॉ। कि जैसे बॉयल्स लॉ था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वहाँ पे जस्ट क्या था कि सिंपल प्रेशर ऑफ गैस था। यहाँ पे हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, at constant temperature, the osmotic pressure of a solution is directly proportional to the molar concentration। कि इसके concentration के directly proportional है या आप simply कहने कि inversely proportional है इसके volume के। ठीक है, at constant temperature, the osmotic pressure is directly proportional to the its concentration। अब ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है उसको। और सी को अगर हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा, पाई ओवर सी इज़ अ कांस्टेंट। अब अगर हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन की बात करें कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड किया हुआ है या 1 मोलर सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन हमें पता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n ओवर v, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर dm क्यूब ऑफ दी सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। अगर 1 मोल है और 1 लीटर
ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर ऐड हुई हुई है, ठीक है। तो अगर हम n को 1 ले लें नंबर ऑफ मोल्स को, तो ये 1/v हो गया कि मीन हमारे पास कंसंट्रेशन का और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब हमें पता है कि C इज इक्वल टू 1/v, तो हमारे पास जो C की वैल्यू है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह 1/v पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हमारे पास पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा था सिंपल बॉयल्स लॉ के अंदर, जो कि गैसेस के लिए था, तो यहाँ पे हमारे पास वांट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या है कि पाई वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, where the V is the volume in dm cube of the solution containing 1 mole of the solute. Thus, for the dilute solution, the product of osmotic pressure and the volume is a constant if the temperature is kept constant. जो कि ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये सिमिलर है जैसे कि हमारे पास बॉयल्स लॉ था आइडेंटिकल आइडियल गैसेस के लिए। सिमिलरली हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ है, जो चार्ल्स वांट ऑफ लॉ कहलाता है, या जिसे हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ ऑफ आवर सॉल्यूशन कह सकते हैं। एट अ डेफिनेट कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हमारे पास क्या करने, हम उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, या आप उसकी सिंपली कह दें कि कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और टी हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या सिमिलर है कि जो आइडियल गैसेस के लिए जो चार्ल्स लॉ था उसके। थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, वांट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, जो कि सिमिलर है एवोगैड्रोस लॉ ऑफ आइडियल गैसेस, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर इक्विमोलर सॉल्यूशन, इक्विमोलर मीन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों के मोल सेम है, ठीक है। एट गिवन टेम्परेचर द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइडेड द सॉल्यूट डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कि ना तो वो एसोसिएट होके लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं या डिसोसिएट ना हो, तो सॉल्यूट हमारे पास तो क्या है कि अगर हमारे पास इक्विमोलर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। मीन यहाँ पे रिलेट कर रहा है कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स को हम प्रेशर के साथ रिलेट करें, कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता जाएगा। Alternatively, this law may be stated at under identical condition of temperature, कि दो solution है उनका दोनों का सेम टेम्परेचर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन के वॉल्यूम भी हमने कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम भी इक्वल कर दिए, एक्सर्टिंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, जब उनका प्रेशर भी, जब वॉल्यूम इक्वल आ गया, टेम्परेचर सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, विल कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो वहाँ पे हमारे पास जो है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी वो इक्विमोलर सॉल्यूशन है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास सेम होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जो कि हमारे पास क्या है, कॉल्ड एज द वांट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। अब हमने क्या कर सकते हैं, इन सारे लॉस को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने आइडियल गैसेस के केस में किया था, तो वहाँ पे हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की थी, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि इन सारे लॉस को कंबाइन कर देंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वांट ऑफ इक्वेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम उसी को ही देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, के साथ था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है, और साथ साथ के नंबर ऑफ मोल्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये तीनों लॉज हमारे पास आ गए, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, वांट ऑफ चार्ल्स लॉ, वांट ऑफ एवोगैड्रो लॉ। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर वी बन जाएगा हमारे पास। और अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि उस कांस्टेंट को हम क्या कह रहे हैं कि ये आर है, जैसे कि हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट था वो भी आर था। अब जब इन दोनों आर की वैल्यू कंपेयर की गई तो तकरीबन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास सेम आई, कि जो गैसेस के लिए आर की वैल्यू आ रही थी वही हमारे पास जो है वो सोल्यूशन के लिए आर की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। where r is a constant, equation 4 is identical with the gas ideal gas equation, which is equal to pv is equal to nRT,
तो हमने क्या किया कि v को इस साइड पे मूव कर लिया, तो पाई v इज इक्वल टू nRT. Thus, it is found that the identical solution behave like ideal gases. के आइडियल सोल्यूशन बिहेव लाइक आइडियल गैसेस. आइडियल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, हमारी डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये जो आइडियल गैसेस की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं. एंड वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ पाई वी एन एंड टी केम आउट टू बी ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ आर गैस कांस्टेंट आर. कि जो वैल्यू हमारे पास आर की जो गैस कांस्टेंट की आ रही थी, वही हमारे पास वैल्यू ये जो है गैस आर कांस्टेंट जो है सोल्यूशन के लिए उसमें आ रही है. अब हमें पता है कि एन और वी को देखें, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये क्या हर चीज़ है हमारे पास, कंसंट्रेशन. कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं सल्यूट के, तो हम यहाँ से सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में निकाला है. तो हम यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, या मोलैरिटी की टर्म यूज़ कर सकते हैं, या मोलैरिटी की टर्म यूज़ कर सकते हैं. The term N over V is a concentration term. ठीक है, if concentration is expressed in term of molarity, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो N over V की जगह पे हम M भी लिख सकते हैं. For dilute aqueous solution, the molarity is approximately equal to मोलैरिटी, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कि डाइल्यूट सोल्यूशन में हम इस m की को स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी इज नियरली इक्वल टू 1 kg dm क्यूब. हैंड द रिलेशनशिप बिकम, हम क्या कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू स्मॉल m और t, यानी मोलैरिटी के फॉर्म में, मोलैरिटी की फॉर्म में ले रहे हैं. तो हम अब इससे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमिन कर सकते हैं. जो सल्यूट हमने डाला था, वो सल्यूट हमारे पास कौन सा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सल्यूट हो, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं. Van 't Hoff equation can be used to determine the molecular mass of dissolved substances from the osmotic pressure. If W gram of a non-electrolyte substance of molecular mass m is present in the V dm cube of the solution, तो हमें पता है कि n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, कि वेट पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो p अब यहाँ पे v क्या था, हम वॉल्यूम था, वॉल्यूम को हम दूसरी साइड पे ले गए इक्वेशन के, तो पाई v इज इक्वल टू n की जगह पे हमने क्या कर दिया कि वैल्यू पुट कर दी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इक्वेशन बन गई पाई v इज इक्वल टू w बाई एम आर टी. तो अगर हमने यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो हम इजीली यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं. m को इक्वेशन के साइड पे ले गए और ये दोनों टर्म इधर आ जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी डिवाइडेड बाय पाई वी. अगर हमें यहाँ पे टेम्परेचर पता है, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, या जो वही कांस्टेंट की वैल्यू सोल्यूशन के लिए यूज़ होगी, कितने ग्राम्स हम सल्यूट के ऐड कर रहे हैं और कितने वॉल्यूम में ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन के, और प्रेशर कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि m की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दी दिस सल्यूट होगा. तो ये थी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी कोलिगेटिव. वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी हमारे पास. इसी तरह हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, और डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट था, और ऑस्मोटिक प्रेशर था. ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जो कि नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही थी. ठीक है, और जहाँ से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स भी निकाल सकते थे. जैसे इन सारी प्रॉपर्टीज़ में हमने पहले इन प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिर उसके बाद हमने इनकी क्या किया कि इनको कैसे मेजर कर सकते हैं, वो मेथड्स देखे. फिर उनकी जो कांस्टेंट्स की वैल्यू वाली थी, मीन अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट था हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर था, या वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, या डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट था, जो हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है. उन सब की वैल्यूज़ निकाली थी, थर्मोडायनामिकली उनकी वैल्यूज़ निकाली, और वहाँ से फिर हमने क्या किया कि सबसे हमने मॉलिक्यूलर मास जो है सल्यूट का, उसको भी निकाला.